Hello everyone, welcome to the top PYQ session of matrices and determinants, and today we are going to cover the top questions from JEE Main 2022. अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कितने लोगों ने 2024 और 2023 वाले कंप्लीट सेशन अटेंड करे हैं मैट्रिसेस चैप्टर के। चैट में बता दो एक बार जल्दी से, क्योंकि जितने लोगों ने दोनों सेशन अटेंड करे हैं ना ऑलरेडी, उनको इस वाले सेशन का बड़ा ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहली चीज तो कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पे लेने वाला हूं मोस्टली सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे अगर आपने 24-23 वाला सेशन अटेंड करा है, क्योंकि तुम नोटिस करोगे जितने पैटर्न्स भी 2022 में हम डिस्कस करेंगे वो सारे 24 और 23 में कवर हो चुके हैं, क्योंकि हर साल सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आप मोस्टली क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाओगे, एंड सेकंड एक आपकी फाइनल रिवीजन हो जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से पैटर्न्स में मुझे डाउट आ रहे हैं। यस, ठीक बात है। ओके, और अगर पैटर्न्स की बात करें, रिपीटेड पैटर्न्स की बात करें, तो ये मैंने ना 5 टॉपिक्स लिखे हैं आपके सामने जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जेई के फेवरेट पैटर्न्स हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो देखो एक बार देखते हैं जल्दी से। पहला, हाई पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, हर साल पूछा जाता है। 2024 में थोड़ा कम पूछा गया था, 2022 में भर के क्वेश्चंस आए हैं, 2023 में भर के क्वेश्चंस आए थे। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही जो 2-3 बेसिक सी प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की, तो ये भी हमने 24 में भी कवर करा था, 23 में भी कवर करा था। देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस, अगेन बड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। 21 में, 22 में, 23 में काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट 24 में फॉर सम रीजन यहां से क्वेश्चंस नहीं आए थे नंबर ऑफ मैट्रिसेस में, बट एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 22 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 23 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 2024 में खूब नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ 24 में पूछा गया मेजरली, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 24 में नहीं पूछा गया बट हर साल पूछा जाता है। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। एंड फाइनली सिस्टम ऑफ इक्वेशन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स, ये भी हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो मर्जी ईयर के क्वेश्चन उठा लो आप मैट्रिसेस के, आपको यही 5 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे बार 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 बार। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपके 24 और 23 वाले सेशन हो चुके हैं तो आप नोटिस करोगे कि सर वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं। तो यही तो फायदा है कि भाई अगले साल भी उसी टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें भी हम कंफर्टेबल फील करेंगे, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। ओके, डन। साथ साथ में पार्टिसिपेट करना है, जो भी क्वेश्चन आता जाएगा खुद से सोल्व करना। अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ जाएगा चैट में बता देना, और 2 आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर भी आपको बताने हैं चैट के अंदर, राइट। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी। लेट m इज इक्वल टू दिस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। वेयर अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, इसका ध्यान रखेंगे नॉन जीरो रियल नंबर है। ओके, एंड n इज इक्वल टू दिस, n वाला मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखा है। तो देखते ही पता चल गया सर कि अगर मैं सिग्मा को ओपन करके लिखूंगा तो ये तो वही बड़ी बड़ी पावर्स आ गई है ना, हाई पावर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पता है क्या करना होता है कि सर m गिवन है, m स्क्वायर फाइंड कर लूंगा, m क्यूब फाइंड कर लूंगा, कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा, जनरलाइज करके सारी पावर्स के लिए फाइंड कर पाऊंगा मैं। आगे देखते हैं। इफ i माइनस एम स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू दिस। अच्छा, m वाला मैट्रिक्स ये था, n वाला मैट्रिक्स ये है, दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया मुझे, ठीक है कोई बात नहीं है। देन द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो आसान लग रहा है क्वेश्चन। तो क्या करने सर, मेनली तो m की पावर्स के लिए ही मुझे पैटर्न फाइंड करना है। अगर पैटर्न पता चल गया तो n वाला मैट्रिक्स भी आ जाएगा, यहां पे भी वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा में इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व हो जाना चाहिए। यस, तो करें जल्दी से, ठीक है करते हैं। m वाला मैट्रिक्स गिवन है, लेट मी फाइंड m स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो क्या आएगा, m स्क्वायर 0 माइनस अल्फा, अल्फा 0, तो m इंटू एम करना है ना हमें, ये चीज आ गई है। चेक करो क्या बनाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस विल बिकम माइनस अल्फा स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस बिकम 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आया। लग रहा है कुछ बात बन रही है,
क्या m क्यूब फाइंड करें बैठ के, तब जाके पैटर्न मिलेगा, क्योंकि सर 2 से तो नहीं पता चलता। यस, ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे 3 बार फाइंड करना पड़ेगा तब जाके पैटर्न मिलेगा, बट इसमें तो मुझे लग रहा है यहां से बात बन जाएगी मेरी। देखो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है कि ये वाला, क्या कि सर अगर मैं माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लू ना इसमें, तो बचेगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो बचेगा। तो दैट मीन्स m स्क्वायर वाला मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स i। काम आसान हो गया मेरा, m क्यूब फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही सिंप्लीफाई हो गया। अब सोच के देखो, अगर m स्क्वायर की वैल्यू ये है तो m क्यूब क्या होगा, m क्यूब तो हालांकि मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो सिर्फ इवन पावर्स चाहिए। यस, इवन पावर्स देखो क्या होंगी, m की पावर 4 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सर अल्फा की पावर 4 आएगा, i का स्क्वायर तो i होता है। m की पावर अगर 6 करेंगे क्या आएगा, क्या करना है, पावर 3 करनी है, पावर 3 करेंगे तो सर माइनस अल्फा की पावर 6 इंटू आई, ऐसे चलता जाएगा। लग गया आइडिया, पैटर्न मिल गया मुझे जो मुझे चाहिए था। अब क्या करें, यहां पे पुट कर दें क्या, हाँ जी यहां पे पुट कर देते हैं सर, सिंप्लीफाई करते हैं फिर इसको। तो देखो n वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूं अब मैं, n मैट्रिक्स क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस m की पावर 4, इन सबको अगर मैं ऐड करता जाऊंगा, ध्यान देना i तो सब में कॉमन आ जाएगा सर, ब्रैकेट में माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 6 एंड सो ऑन। क्या बन गया ये, तो कितने टर्म्स आएंगे इसमें बता सकते हो, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस सीरीज। तो कहां से देखोगे, सिग्मा से देख लेंगे सर, k की वैल्यू 1 से लेके 49 तक जा रही थी, तो 49 टर्म्स है इसमें, और अगर इसमें 49 टर्म्स है तो इसमें भी 49 टर्म्स होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। ये आ गया, इसके बाद बता दो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लग रहा है कुछ आइडिया। जीपी सीरीज बन रही है सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो जीपी सीरीज है, कॉमन रेशियो कितनी है माइनस अल्फा स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49, तो चुपचाप जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई करके आ ही जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला देखो, सो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अजीब सी चीज आ गई है थोड़ी, सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या इसको, नहीं कुछ ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा सिंप्लीफाई तो शायद ना हो पाए, तो i इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर, ये कितना बनेगा, पावर 49 है तो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो शायद पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो 1 प्लस अल्फा की पावर 98, ये चीज आ गई है। सो दिस इज द मैट्रिक्स n वाला मैट्रिक्स भी आ गया मेरे पास, ठीक बात है। अब क्या करें, अब मुझे रिलेशन गिवन था m और n में, इसका यूज कर लें क्या, तो चलो इसका यूज करने की ट्राई करते हैं। तो मुझे गिवन था कि भाई i माइनस एम स्क्वायर इंटू एन, दिस इज इक्वल टू माइनस 2i। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, m की वैल्यू पता है मुझे, n की वैल्यू पता है, पुट करते हैं। सो i माइनस एम स्क्वायर कितना, ये रहा, सो प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, इंटू एन, एन कौन सा है, ये वाला n है, सो i इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करेंगे, लग रहा है कि कंफ्यूजन हो सकती है, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। करो सिंप्लीफाई, क्या होगा कि सर यहां से ना i कॉमन आ जाएगा, i इंटू आई विल बिकम i अगेन, और यहां से क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो एक तो i कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर था ही, 1 प्लस अल्फा की पावर 98 तो था ही, नीचे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर भी है ही है, माइनस 2i भी है ही है। लग रहा है सर बात बन गई है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया पूरा कैंसिल आउट, माइनस वाला साइन भी कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी i का मल्टीपल है और राइट हैंड साइड पे भी i का मल्टीपल है। क्या करें, अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि सर i कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका, तो यस बोल देते हैं कि सर दोनों साइड पे ना जो i के कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो चेक करो, इस साइड पे i का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 98, तो व्हाट आर वी गेटिंग इज अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास फाइनली। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, देख के बताओ फाइंड कर पाएंगे क्या। अब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर इसमें, तो 98 पावर आ गई है, अगर मैं ओपन करूंगा 100 पावर की इक्वेशन आएगी, सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए।
बट मुझे पता है अल्फा कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है अल्फा। तो अब बता दो मुझे देख के, अगर अल्फा की वैल्यू नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा? 1 से वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर देंगे सर, 1 2 3 4 जो भी सेटिस्फाई करेगा देख लेंगे। तो 1 से पुट करनी स्टार्ट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ जी, अल्फा इक्वल टू 1 ही सेटिस्फाई कर गया, बस बात ही खत्म है फिर तो। और मुझे पता है इससे बड़ी वैल्यूज के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, अल्फा को 2 3 4 अगर रखेंगे तो काफी बड़ा नंबर बन जाएगा ये तो एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। और अगर नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर लिखा होता फिर -1 भी आ जाता सर, -1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट क्योंकि मेरे से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई थी तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 वुड बी द आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। कंसेप्ट याद रखो, पैटर्न कौन सा यूज हुआ है, हाई पावर्स ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। काफी बार क्या होता है, m होता है, m स्क्वायर होता है, m क्यूब होता है, देख के एक सीरीज बन जाती है, उसकी हेल्प से पैटर्न लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि सर ए स्क्वायर जब फाइंड करते हैं ना वो ए के बराबर ही आ जाता है या आई के बराबर ही आ जाता है, और इस बार क्या हुआ, एम स्क्वायर जब मैंने फाइंड किया वो आई के टर्म्स में आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर आई आ गया। तो जैसा मर्जी पैटर्न बन जाए, जर्नलाइज तो उसको कर ही सकते हैं, कोई इशू है नहीं हमें। डन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख के बताओ, ये भी स्टेटमेंट रीड करो, तुम नोटिस करोगे कि सिमिलर सी फॉर्म बन रही है सर, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था ना वैसे कुछ लग रहा है देखने में। पढ़ के देखते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये तो वैसे ही कुछ लग रहा है पिछले क्वेश्चन से। अगर मैं कंपेयर करूं उसमें क्या था, 0 माइनस अल्फा, अल्फा एंड 0। हाँ जी सर सेम ही चीज है, बस यहां पे अल्फा की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक बात है। इफ m एंड n आर टू मैट्रिसेस गिवन बाय दिस, ये भी सिमिलर चीज है सर। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो a की इवन पावर्स को ऐड करके एक सीरीज बन जाएगी। तो सिमिलर ही चल रहा है अभी तक तो सारा। एंड n मैट्रिक्स, एक दूसरा मैट्रिक्स n आ गया, इसमें सारी की सारी ओड पावर्स है। अच्छा ठीक है, a की पावर 1, a की पावर 3 अप टू a की पावर 19। तो m मैट्रिक्स दे दिया, n मैट्रिक्स दे दिया, पूछा क्या गया, m इंटू एन स्क्वायर के बारे में पूछा गया, और क्या पूछा गया है, सिमिट्रिक और स्क्यू सिमिट्रिक के बारे में कमेंट करने। यस तो थोड़ा सा नया कंसेप्ट आ गया, बाकी सारा तो सेम चल रहा था हाई पावर्स वाला, बट लास्ट में इसने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछ लिया। तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले तो, कि सर सिमेट्री का मतलब क्या होता है ना। सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये डेफिनेशन है इनके। तो चेक करना है मुझे एम एन स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स होगा, देख के बता दो, सोच के बता दो, कहां से स्टार्ट करोगे, पहला थॉट क्या आ रहा है दिमाग में, टेल मी। देखो मुझे जो एक चीज पता है ना, वो मैंने ये सीखा हुआ है कि सर जब भी किसी मैट्रिक्स को चेक करना होता है, मान लो मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई a प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, तुम्हें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि जो भी मुझे चेक करना है ना, मैं उसका ट्रांसपोज करके देख लेता हूं हमेशा। तो अगर इसको चेक करना है मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए। तो हम बोल देंगे कि सर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना इसी के बराबर आ गया, मतलब कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सही बात है। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना हो a माइनस ए ट्रांसपोज के लिए, अगेन सेम तरीका, मैं ट्रांसपोज करके देख लूंगा सर, क्या आ गया, a ट्रांसपोज माइनस ए आ गया, मतलब नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। तो क्या सिचुएशन बन गई है, स्क्यू सिमेट्रिक वाली सिचुएशन बन गई है। तो ये चीज याद रखूंगा एक तो मैं, कि जब भी किसी को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करना होता है, हमेशा उसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं कि सेम मैट्रिक्स आ रहा है या नेगेटिव टाइम्स आ रहा है। तो पहला थॉट तो मुझे वही आता है हमेशा कि सर अगर m इंटू एन स्क्वायर को चेक करना है ना, इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं मैं। तो देखो एक बार ध्यान से, क्या बनेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है, उसका ट्रांसपोज करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सो एन स्क्वायर का ट्रांसपोज इंटू एम का ट्रांसपोज, सही बात है। ये बना एन स्क्वायर का ट्रांसपोज इज सेम एज एन के ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू एम का ट्रांसपोज। ये अब सोच के बताओ, क्या एम ट्रांसपोज के बारे में कुछ आइडिया है क्या,
एम वाले मैट्रिक्स के बारे में कुछ आइडिया है क्या? सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा? तो पहले तो ए को चेक करते हैं। ए को देख के पता चल रहा है सर ए ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे लिख देता हूं मैं, एस एस स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, एम कैसा होगा? देखो ध्यान से, एम का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए ट्रांसपोज की पावर 4, तो मतलब माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 सेम ही तो आ जाएगा। देख पा रहे हो क्या कि सर एम ट्रांसपोज ना एम के बराबर ही है, तो दैट मीन्स ये तो सिंपली एम से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर एन को चेक करके देखूं मैं तो एन का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा दोनों तरफ क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज माइनस ए क्यूब का ट्रांसपोज माइनस ए का क्यूब, तो माइनस टाइम्स एन आ जाएगा। एन ट्रांसपोज इज माइनस टाइम्स एन है, यहां पे अगर मैं माइनस एन रखूंगा क्या आ गया ये? तो ये कुछ आ गया है एन स्क्वायर इंटू एम आ गया। बन रही है कुछ बात? नहीं, कुछ बात नहीं बनी सर। एम इंटू एन स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर आ रहा है, तो ना ही तो सिमेट्रिक वाली सिचुएशन फिट हो रही है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक वाली। तो यहां से देख के तो मैं कुछ नहीं बता पा रहा। होपफुली ये चीज समझ में आ रही है। ट्रांसपोज करके देख लिया मैंने, अगर तो वापस से m इंटू एन स्क्वायर आ जाता फिर तो बोल देते सिमेट्रिक है, बट अब डिफरेंट मैट्रिक्स आ गया तो कुछ नहीं कमेंट कर सकते। दैट मीन्स ये वाला तरीका तो हमारा फेल हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ना वही करते हैं। ए मैट्रिक्स तो मुझे गिवन है ये, तो एक काम करते हैं एम वाला पूरा मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और एन वाला पूरा मैट्रिक्स फाइंड कर देते हैं। वो तो करना पॉसिबल है ही है। एक बार एम फाइंड हो गया, एन फाइंड हो गया, यहां पे पुट कर देंगे, फिर चेक कर लेंगे। तो बेसिकली यहां से नहीं बात बन रही तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे पूरी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो करें क्या? चलो करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो क्या देखते जाओ, कैलकुलेशन में दोबारा से नहीं करूंगा, मुझे पता है जो पिछले क्वेश्चन में करा था सिमिलर फॉर्म है, उसमें अल्फा था, यहां पे 2 है। तो उसमें क्या आया था याद करो, उसमें आया था एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू आई, तो माइनस 2 स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा इसमें। सो ए स्क्वायर आएगा -4 टाइम्स आई। इतना तो मुझे आइडिया लग गया ऑलरेडी। यस, और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू -4 आई है तो पता ही हमें ए की पावर 4 कैसा हो जाएगा सर, 16 टाइम्स आई हो जाएगा। ए की पावर 6 -64 आई, ऐसे चलता जाएगा। जीपी बन जाएगी -4 की। ठीक बात है। अब इतनी सारी चीजें आ गई, इसकी हेल्प से एम वाला मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और एन वाला मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं कि सर मुझे एम इंटू एन स्क्वायर चाहिए ना, तो डायरेक्टली एम इंटू एन स्क्वायर ही फाइंड कर लेता हूं मैं। तो देखते हैं ध्यान से। सो प्लीज सी, एम इंटू एन स्क्वायर क्या बनेगा? एम वाला मैट्रिक्स इज दिस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस अप टू ए की पावर 20, और एन स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर मैं नोटिस करूं ना ध्यान से, तो यहां से तो एक ए तो कॉमन लिया जा सकता है सर। तो क्या बनेगा ये, एक ए मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू ए की पावर 18 इसका स्क्वायर। ये सिचुएशन चल रही है। यस, कैसे सिंप्लीफाई करें आगे? एक काम करते हैं, यहां से ए स्क्वायर बाहर आएगा और यहां से भी एक ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो जितना समझ में आ रहा है करते जा रहे हैं। ए स्क्वायर ए की पावर 4 तो बाहर आ गया, अंदर देखो कितना बनेगा, ध्यान से देखना। थोड़ा मैं एक एक स्टेप कट करके लिख रहा हूं। यस, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आई प्लस आई स्क्वायर से लेके ए की पावर 18, आई प्लस ए स्क्वायर से लेके ए की पावर 18, तो ये दोनों तो सेम आ गए हैं। दैट मीन्स दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस अप टू ए की पावर 18। ये चीज बन रही है, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, पावर 3 बन जाएगी। ये स्टेप ठीक है। बस अब तो हो जाएगा, सारी की सारी इवन पावर्स वाली सिचुएशन आ गई है, वैल्यूज मुझे पता है, पुट कर दूंगा। तो ए की पावर 4 तो कितना आ गया, 16 आई आ गया। अंदर कितना बनेगा, अंदर सर वही चीज है कि वैल्यूज पुट करता जाऊंगा मैं, जीपी बन जाएगी आई -4 आई प्लस 16 आई -64 आई एंड सो ऑन, इसकी पावर 3। यहां से भी एक आई बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर तो आई होता है, ये चीज बन गई है। यस, अब मुझे सोच के बता दो, अब मेरा ना आंसर आ चुका है। अगर आपको दिखना स्टार्ट हो गया मुझे बताओ चैट में
क्या आंसर आ गया मेरा? कौन सा आंसर आएगा चारों में से? सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है या आइडेंटिटी है या नॉन आइडेंटिटी है? लग रहा है आइडिया? या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बैठ के? तो वैसे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट देखो जरूरत नहीं है मुझे ये पता है कि यहां से सॉल्व करके ना सर एक स्केलर नंबर आएगा, दिस स्केलर नंबर इंटू 16, कुल मिला के क्या बनेगा? के मान लेते हैं एक स्केलर नंबर के, सो दिस इज इक्वल टू के, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया मेरे पास सॉल्व करके। सो m इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आई। तो बता दो, अगर m इंटू एन स्क्वायर के टाइम्स आई है तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा क्या आएगा? सेम ही आएगा क्या? हाँ जी सर, सेम ही तो आएगा। सो k इंटू आई का ट्रांसपोज क्योंकि सेम ही होता है, दैट मीन्स m इंटू एन स्क्वायर का ट्रांसपोज सेम आ गया, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक तो है ये। कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा? स्क्यू सिमेट्रिक वाला तो गलत हो गया सर, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक भी गलत हो गया। अब ये भी चेक कर लेते हैं आइडेंटिटी बनेगा या नॉन आइडेंटिटी। तो समझ में आ रहा है सर आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि साथ में कोई स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, तो मतलब नॉन आइडेंटिटी भी है ये। दोनों चीजें एक साथ प्रूव हो गई हैं, सिमेट्रिक एंड नॉन आइडेंटिटी। डन। अगेन बड़ा ज्यादा मजेदार क्वेश्चन था और कंसेप्ट वही यूज हुआ है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 कैसे आ गए थे? जीपी में आ गए थे। डन। बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहां से जो कैलकुलेशन बन रही थी उसमें मैंने अपना टाइम सेव कर लिया, यहां से देख के डायरेक्टली पता चल गया कि नॉन आइडेंटिटी बनेगा और सिमेट्रिक बनेगा। ओके डन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको खुद से और पढ़ के देखते हैं क्या पूछा गया। 3x3 का मैट्रिक्स है, a एंड b आर द रियल नंबर्स, इफ फॉर सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर a की पावर n इज इक्वल टू दिस, देन n प्लस a प्लस b इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कि a की मैं कितनी पावर रेज करूं ताकि इस मैट्रिक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाए। तो करना क्या है? वही करना है सर, हाई पावर्स वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, ए की पावर 4 अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, कोई ना कोई पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार अगर पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया तो उसकी हेल्प से मैं ए की पावर n लिख पाऊंगा, और जो भी ए की पावर n मेरा आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो n की वैल्यू भी आ जाएगी, ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो प्योरली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, हाई पावर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना क्या आएगा। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं। लेट s इज इक्वल टू दिस, एक सेट गिवन है। अब ऐसे सिचुएशंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे दिया, तो बड़े आराम से पढ़ा करो इसको, जल्दबाजी नहीं करनी। क्या लिखा है? रूट n टाइप के नंबर्स होंगे सेट के अंदर, सच दैट, कोलन का मतलब होता है सच दैट n की वैल्यू 1 से लेके 50 एंड n इज ओड। तो n कैसा नंबर है? 1 से लेके 50 के बीच में और ओड नंबर है। तो दैट मींस n की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 से 50 है और ओड है, तो 1 3 5 7 इस टाइप की वैल्यूज होंगी सर 49 तक। तो इसका मतलब s वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए हैं? √1, √3, √5, ये मतलब है इसका। इनडायरेक्टली ये चीज दे रखी है मुझे, तो अब ये देखने में मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, इसको तो हमने क्रैक कर लिया। आगे देखते हैं। a बिलोंग्स टू s, एक नंबर ले लिया a जो s वाले सेट का पार्ट है, एंड a इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दे दिया 3x3 का। क्या पूछा गया? इफ सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 100 लैम्डा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a आ गया, देख के आइडिया लग गया सर कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी मुझे पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। यस, पूछा क्या गया? लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट वाइज मुझे पता है एक ही कंसेप्ट है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का यूज करना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, और तो किसी कंसेप्ट की बात ही नहीं हो रही इसमें। तो करो ट्राई, देखो कहां से स्टार्ट करें। तो जो चीज पूछी गई है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना, कि सर इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया और मुझे आइडिया लग रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्योंकि वो डिटर्मिनेंट ए पे डिपेंड कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए कैसा आएगा? ए की टर्म्स में आएगा। तो पहले ये सारी चीज फाइंड कर लेते हैं जो ए की टर्म्स में आएगी, लास्ट में जाके उसका सिग्मा लगा देंगे, ए की ये वाली वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर देंगे लास्ट के अंदर।
तो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं बैठ के। क्या होगा ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एन कितना है? 3 के बराबर है, ऑर्डर इज 3, तो इसके बराबर आएगा ये। तो क्या करें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहां से क्या आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू 1 ही हो गया ये तो, प्लस ए इंटू प्लस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक बात है। तो कितनी वैल्यू आ गई है? 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या चाहिए? इसका सिग्मा चाहिए। अब ध्यान देना, सिग्मा ऑफ दिस चाहिए। सो द टारगेट इज सिग्मा ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। और ए की वैल्यूज कहां से आएंगी? सेट एस में से आएंगी। सो ए बिलोंग्स टू सेट एस, और सेट एस तो मेरे पास है ये वाला। तो क्या करें कि सर एक एक करके ना ए की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करें? सिंपली ए की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ए को √1 पुट करेंगे, कितना आ गई? 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ए को पुट कर देते हैं √3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ए को पुट कर दो √5। ठीक है सर, आइडिया लग गया कैसी सीरीज बन रही है, इस टाइप की बन रही है। लास्ट में ए को पुट करा जाएगा √49, ये बनेगा। बस बन गई बात। फिर तो बड़ा इजी हो गया। फिर तो कितना बनाइए? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये सीरीज को सोल्व करना है मुझे। अगर सीरीज का सम आ गया, इसको 100 इंटू लैम्डा के साथ इक्वेट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। बता दो कैसे फाइंड करेंगे सीरीज का सम? टेल मी, देख के बताओ सारे क्या करने है। कुछ आइडिया? दो तरीके हो सकते हैं सर। एक तो ये कर सकते हैं कि सीरीज का क्वेश्चन आ गया सर, मैं जनरल टर्म लिखूंगा, सिग्मा लगाऊंगा, तो क्या बनेगा ये? सिग्मा जनरल टर्म वुड बी 2r, इवन नंबर्स है ना, ये बनेगी जनरल टर्म। देख के बताओ सही बात है क्या? सेंस बन रहा है इस बात का? तो जनरल टर्म है 2r, r की वैल्यू 1 से लेके 50। तो ये तो मुझे सॉल्व करना आती है। कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1 से 25। और इसका फॉर्मूला पता होता है हमें, सिग्मा आर स्क्वायर का, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आंसर आ गया मेरा, ये वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? सेकेंड मेथड कुड बी, एक काम करते हैं सर, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सब में से। सो इफ आई टेक 2 स्क्वायर एज कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 25 स्क्वायर। फिर से सेम ही बात है कि सर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बन गया। यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो चाहो तो सिग्मा की फॉर्म में लिख के नोटिस कर लो, या फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। यस, ये आंसर आ चुका है। और किसके साथ इक्वेट करना है? 100 इंटू लैम्डा के साथ इसको इक्वेट करना है। तो कर देना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देख ही लो, पता चल रहा है। 25 इंटू 400 तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया सर। 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 17, 2 टाइम्स 13, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 17 इंटू 13। दैट मीन्स कितना बनेगा ये? 13 इंटू 7 इज 91, 221 बन रहा है शायद ये। ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। ठीक है, यस। तो बस क्वेश्चन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो काफी मजेदार तरीके से दे रखी थी, बट कंसेप्ट तो एक ही यूज हुए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस। ओके फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स B नॉट इज इक्वल टू दिस। हाई पावर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया सर फिर से। पावर 49 है, पावर 98 है, देखना पड़ेगा। इफ Bn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ Bn-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ऐसी चीजें देख के कंफ्यूज मत हुआ करो, बंदे ने खुद लिख के दे रखा है कि किसके लिए वैलिड है? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर मुझे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी ना, मैं तो n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। n को 1 पुट करेंगे, B1 कितना आएगा? एडजॉइंट ऑफ B नोट B0। और ठीक है, B0 तो मुझे दे ही रखा है। तो अगर B0 वाला मैट्रिक्स मैंने यहां से फाइंड कर लिया, दैट मींस B1 भी आ जाएगा और B2 भी आ जाएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ B1। तो पता चल गया सर ऐसी सीरीज चल रही है, एंड सो ऑन। डन। पूछा क्या गया? देन डिटर्मिनेंट ऑफ B4 पूछा गया। सही बात है। तो इसी तरीके से अगर चलते जाएंगे तो B4 भी तो आ ही जाएगा। B3 विल बी एडजॉइंट ऑफ B2 एंड B4 विल बी एडजॉइंट ऑफ B3। डन। तो इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया B4 का। तो पहली चीज तो
इसी को नोटिस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B4। नोटिस कर पा रहे हो क्या? देखो ध्यान से क्या सिचुएशन है कि सर अगर B3 की वैल्यू पुट कर दूं, मैं B2 की वैल्यू पुट कर दूं, B1 की वैल्यू पुट कर दूं, क्या बनेगा ये? देखो ध्यान से। तो अगर B3 की वैल्यू ये वाली रखूंगा उठा के, तो दो एडजॉइंट आ गए, एडजॉइंट ऑफ B2। फिर B2 की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तीन एडजॉइंट आ जाएंगे, एडजॉइंट 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 B1। B1 की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, चार एडजॉइंट आ जाएंगे। तो दिस इज एडजॉइंट 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 B नोट। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे लिख रहा हूं मैं इतने सारे एडजॉइंट? क्योंकि सर प्रॉपर्टी पता होती है हमें। क्या प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? ये होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अगर दो एडजॉइंट आ जाते हैं पावर 2 हो जाती है, तीन एडजॉइंट आ जाते हैं पावर 3 हो जाती है। अब यहां पे देखो चार एडजॉइंट आ गए हैं, बताया था आपको, ये चीज भी याद रखना। तो अगर चार एडजॉइंट आ गए तो पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर 4 का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नोट इसकी पावर n-1 की पावर 4। ये कैलकुलेट करना है मुझे। n की वैल्यू तो पता ही है, 3x3 का मैट्रिक्स था, 3 है, तो ये पावर 16 बन जाएगी। सो दिस इज द टारगेट। यस, टारगेट हमारा फिक्स हो गया कि सर बी नोट वाला मैट्रिक्स अगर मुझे मिल जाए ना, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा। तो चेक करते हैं फिर बी नोट के बारे में, सोच के देखते हैं कैसे फाइंड करें बी नोट। क्या करा जाए? एक चीज तो क्लियर है ही है कि सर ए की पावर्स के लिए पैटर्न देखना पड़ेगा मुझे। ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करके देखना पड़ेगा। तो देख लें क्या? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर देखो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। जब तक कोई पैटर्न नहीं बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर है, मैन्युअली तो कर नहीं सकते इसको। तो करके देखते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया शायद, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आ गया। इससे बढ़िया मैट्रिक्स तो क्या ही आ सकता है? क्या चीज है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। और याद करो इसका भी एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया जाता कि ए इज एन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, तो मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बस अब मेरा काम हो गया। सोच के देखो, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, तो मतलब ए की पावर 3 कैसा होगा? ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ए की पावर 4 कैसा होगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आई आ जाएगा। तो तुम देख पा रहे होगी क्या कि क्या पैटर्न बन गया ना, कि सर ए की पावर जब भी मैं इवन नंबर करूंगा रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ए की पावर जब भी ऑड पावर करेंगे तो ए आ जाएगा। दिस इज द पैटर्न। नो, सही बात है। तो बस बन गई बात। अब तो अब मेरे पास बी नोट आ जाना चाहिए, तो कर लेते हैं फाइंड। सो बी नोट इज इक्वल टू, ए की पावर ओड है तो दैट विल बी इक्वल टू ए, पावर इवन है तो 2i। ये चाहिए मुझे, a प्लस 2i चाहिए। एक बार अगर a प्लस 2i आ गया फिर उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो ही जाएगा। कर देते हैं फटाफट। ये तो मैन्युअली कर लेते हैं ना। a मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इसमें 2i ऐड कर देते हैं, देखो क्या आएगा। ध्यान से करना, ऐसे कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। इसमें 2i अगर मुझे ऐड करना है तो 0 प्लस 2 इट वुड बी 2। जो नॉन डायगोनल है वो तो सेम ही रहेंगे, नॉन डायगोनल वाले सारे सेम आ गए, बस डायगोनल को देखना है। इसमें 2i ऐड करेंगे तो 2 आ गया, इसमें 2i ऐड करेंगे तो 3 आ गया। ये आएगा शायद, देख लेना एक बार। a प्लस 2i करके ये आ गया बी नोट। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 2 टाइम्स 6 माइनस 1 टाइम्स 3, सो 12 माइनस 3 9 शुड बी द आंसर। 9 यहां पे पुट कर दूंगा मैं, तो दिस विल बिकम 9 की पावर 16। चेक करो ऑप्शंस में है क्या? हाँ जी, 3 की पावर 32 बन जाएगा, 9 की पावर 16 तो। सो दिस इज 3 की पावर 32। तो क्या फीलिंग आ रही है इन क्वेश्चंस को देख के? मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि सर अगर मेरी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना,
तभी मैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, नहीं तो भले ही क्वेश्चंस आसान है बट बड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम टाइम में मेरा इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि मैं प्रॉपर सही डायरेक्शन में चलता जाऊं। तो प्रैक्टिस तो बड़ी जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस की। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखा गया? कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, 3x3 का मैट्रिक्स आ गया, वेयर अल्फा बीटा गामा आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। छोटी छोटी कंडीशंस है, ध्यान रखा करो, डिस्टिंक्ट नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये खतरनाक सी चीज आ गई है, और अगेन कितनी बार एडजॉइंट आ गया? 4 बार आ गया सर, डिटर्मिनेंट पूछा गया। तो कोई नहीं, इसकी प्रॉपर्टी तो पता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 4 हो जाएगा। नीचे अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ सच 3 टपल्स अल्फा बीटा गामा इज। ऐसे कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं अल्फा बीटा गामा टाइप के? तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा जो हो सकती है। क्या करना चाहेंगे कि सर मेन जो कंडीशन गिवन है वो तो एक ही कंडीशन है, और इसमें इसी को सोल्व करना पड़ेगा मुझे मेनली। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, और इसका रिजल्ट तो मुझे पता ही है खैर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 4, n कितने 3, तो पावर 16 बन गई। तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा मुझे, कुछ भी करके जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा यहां पे पुट कर देंगे, वहां से मेरे पास कुछ अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व किया जाएगा। डन? तो करिए ट्राई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सोल्व करने कैसे करोगे? प्रॉब्लम आएगी कि सर डायरेक्टली तो एक्सपैंड करूंगा ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। अब वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अब एग्जाम के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कहने को तो पूछ सकते हैं। वो बोल देंगे कि भाई मैन्युअली सोल्व कर लो, फिर एक्सपैंड कर दो, अगर प्रॉपर्टीज नहीं लगानी तो क्या दिक्कत है उसमें? यस, तो मैं प्रॉपर्टीज लगा के सोल्व करूंगा। बेसिक आइडिया मुझे प्रॉपर्टीज का हो तो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरा काम ये। तो लेट मी यूज द प्रॉपर्टीज ओनली। यस, अगर किसी को प्रॉपर्टी से नहीं करना छोड़ दो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया एक्सपैंड करके कर लेना, बट अगेन अगर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो करो डिटर्मिनेंट ए को सोल्व करने, क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएं? देखो एक हिंट मुझे मिल रहा है ऑलरेडी कि सर डिनोमिनेटर में ना अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा है, तो इसी टर्म्स में आ रहा होगा मेरे डिटर्मिनेंट भी, तो ये वाली टर्म्स बनाने की ट्राई करूंगा मैं। कैसे बनेंगी? एक काम करें क्या, अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो C1 माइनस C2 कर देते हैं सर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। बीटा माइनस गामा चाहिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो लेट मी यूज दीज टू प्रॉपर्टीज फर्स्ट। चेक करो क्या आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं, क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, राइट। सिमिलरली सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड गामा माइनस बीटा, और थर्ड कॉलम को तो हमने नहीं चेंज करा, ये आ गया। और करो सिंप्लीफाई बैठ के, क्या होगा कि सर कॉलम 1 में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन, कॉलम 2 में से बीटा माइनस गामा, देख लो टर्म्स बननी स्टार्ट होगी हमारी जो मुझे चाहिए थी। अंदर कितना आया? 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, 1 बीटा प्लस गामा माइनस 1, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करोगे? अब चाहो तो इसको ओपन कर दो डायरेक्टली, नहीं तो मुझे एक चीज और दिख रही है कि सर मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों रोज को भी ऐड कर देता हूं, R1 और R3, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। सो लेट मी यूज द प्रॉपर्टी कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। तो होपफुली इतना बेसिक आइडिया तो है ही है ना मुझे, दो रोज को ऐड करा जा सकता है, दो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ये। तो देखो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, R1 प्लस R3 करेंगे 0 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाकी कुछ भी हमने नहीं चेंज करा। अब ओपन करूंगा मैं बैठ के, देखेंगे क्या आएगा। यस, सो दिस विल बी इक्वल टू, करो ध्यान से, सो वी हैव अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, किसके अलोंग ओपन करें? फर्स्ट वाली रो के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई में कितना? मल्टीप्लाई में माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस दिस, तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ऐसा कुछ आ रहा है।
सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहां से क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो काफी अच्छी चीज आ गई है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई है, काम हो गया हमारा। क्या करना है मुझे, इसको उठा के यहां पे पुट करूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 चाहिए था ना, कर ही दो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 कितना आ गया, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा की पावर 16, बीटा माइनस गामा की पावर 16, गामा माइनस अल्फा की पावर 16 एंड दिस पावर 16। इस सारे को उठा के अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये पहली तीनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचा क्या मेरे पास, तो इसको अगर मैं यूज करूं, सो वी आर गेटिंग, डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की पावर 16, दिस इज इक्वल टू दिस। और ये भी दिख ही रहा है मुझे, क्या लिखा जा सकता है इसको, चलो ऐसे लिख दो एक बार चाहो तो, 2 की पावर 32, 3 की पावर 16। क्या करें, दोनों साइड पे पावर 1/16 ले लेते हैं सर, 16th रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो प्लस माइनस में आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, 2 की पावर 2 इंटू 3, यही तो बचेगा। सो प्लस माइनस 12 आ गए। और मुझे तो गिवन था अल्फा बीटा गामा कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। सो वी आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12 ओनली। बढ़िया इक्वेशन आ गई है सर, अल्फा बीटा गामा का सम 12 आ गया, और कैसे नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब देख के बता दो, क्वेश्चन क्या था, अल्फा बीटा गामा की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी थी, कैसे करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करने, पता है सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फाइंड करने हैं, और कैसे सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। क्या फॉर्मूला किया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, याद है क्या, n-1 CR-1 होते जी। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल की बजाय नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता, अगर इसकी वैल्यू 0 होना भी अलाउड होता, फिर फॉर्मूला क्या होता है, n+R-1 CR-1, बट इस केस में n-1 CR-1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए देखो, तो इफ आई यूज द फॉर्मूला दिस विल बिकम n-1 CR-1, 11C2। तो देख के बता दो यही आंसर आएगा क्या, 11C2, क्या ये सही आंसर है मेरा, कितना आ गया 11C2, 11 इंटू 10/2 करेंगे 55 आ गया शायद, बता दो, टेल मी इज दिस द करेक्ट आंसर, मार्क करके आ जाए एग्जाम के अंदर। कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाला आंसर सही है, और काफी लोग ये वाली गलती करेंगे, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। क्यों, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिस कर दी है, जो आपको पहले भी बताई थी कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, डिस्टिंक्ट नंबर्स गिवन थे भाई इसमें, बट जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, इसमें तो सेम वाली कंडीशंस भी आ गई हैं, सेम वाले सॉल्यूशंस भी आ गए हैं। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल सॉल्यूशंस आए थे इसमें से नॉन रिक्वायर्ड वाले केसेस माइनस करने पड़ेंगे। नॉन रिक्वायर्ड केसेस कौन से होंगे, जिसमें कुछ नंबर्स आपस में बराबर हो जाए। यस तो करो, माइनस करो, तो माइनस कौन कौन से होंगे, देखो माइनस मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस द नॉन रिक्वायर्ड केसेस। अब ये बताओ नॉन रिक्वायर्ड केसेस कौन कौन से होंगे, हाउ टू फाइंड दिस नॉन रिक्वायर्ड केसेस। क्या करते हैं कि सर दो सिचुएशंस ले लेते हैं, एक तो वो वाला हो जाएगा जब तीनों बराबर हो रहे होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो मतलब एक सॉल्यूशन 4 4 4 वाला, वो हमने काउंट कर लिया, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस आए, एक सॉल्यूशन ये आया, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कौन से केसेस है जो मुझे नहीं चाहिए, जिसमें दो चीजें बराबर हो रही हैं आपस में, मान लो जिसमें अल्फा और बीटा बराबर हो रहे हैं और गामा के बराबर नहीं है, ऐसे कितने केसेस होंगे बता सकते हो, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू गामा। तो मैन्युअली सोच के देखो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो सर 1,1 वाला हो सकता है, 1,1 और गामा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और कौन सा होगा 2,2 वाला होगा, 3,3, 4,4 वाला मत काउंट करना, वो मैंने काउंट कर लिया ऑलरेडी ऊपर। फिर 5,5, इतने होंगे क्या, सोच के बताओ। तो जिसमें अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, या तो 1,1 होंगे, या 2,2, या 3,3, या 5,5। 6,6 हो नहीं सकता, नहीं तो गामा 0 हो जाएगा। 4,4 हो नहीं सकता, वो मैंने यहां पे ले लिया। तो इतने नॉन रिक्वायर्ड केसेस हैं, एक यहां से 4 यहां से। बट अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, देखो ध्यान से, कितना करें माइनस में, एक वाला तो ये माइनस कर देते हैं सर, और माइनस
ये जो 4 केसेस हैं ये कब आए थे? जब अल्फा इक्वल टू बीटा था, और जब बीटा इक्वल टू गामा होगा तब भी तो इतने ही आएंगे, जब गामा इक्वल टू अल्फा होगा तब भी तो इतने ही आएंगे। तो दैट मीन्स ये जो 3 नंबर्स हैं इसमें से किसी दो को इक्वल कर सकते हैं हम, 3C2। कोई दो नंबर्स को इक्वल कर दो, या तो अल्फा बराबर बीटा, या बीटा बराबर अल्फा, बीटा बराबर गामा, या अल्फा बराबर गामा। और हर के लिए कितने केसेस आएंगे? 4 केसेस आएंगे, ये करना पड़ेगा। सो दीज आर द नॉन रिक्वायर्ड केसेस। एक यहां से, 4 इंटू 3 यहां से आंसर आएगा फाइनल। 55 -1 -4 3 12, सो 42 वुड बी द आंसर। यस। तो जब तक सिर्फ एडजॉइंट वाली सिचुएशन चल रही थी, डिटर्मिनेंट वाली बात चल रही थी, तब तक तो क्वेश्चन फिर भी आसान था। बट जैसे पीएनसी का यूज हुआ, यहां पे काफी लोगों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली जो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के चले जाते हैं कि सर मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं तो छोड़ के जाऊंगा, उनको हमेशा यहां पे प्रॉब्लम आएगी ऐसी सिचुएशन में। डन? ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let S is the set containing all the 3x3 matrices with entries from this. 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, उसकी एंट्रीज कैसी होंगी? ये वाली होंगी। द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A बिलोंगिंग टू S। कैसा क्वेश्चन आ गया? नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया सर। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे गए हैं इस वाले सेट के अंदर। कंडीशन क्या है? सच दैट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स? ट्रेस होता है सर। ट्रेस पूछी गई है किसकी? ए ट्रांसपोज इनटू ए की। किसके बराबर होनी चाहिए? 6 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 3x3 के मैट्रिसेस बनाने हैं, ये वाली कंडीशन है। एलिमेंट्स -1 या 0 या 1 के बराबर होंगे। तो बताओ कहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को? बता दो जल्दी से, क्या क्या थॉट आ रहा है? स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग स्टेप पे क्लियर नहीं होता कि सर कोई मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है ही नहीं मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? जब तक मुझे ए ट्रांसपोज इनटू ए का आइडिया नहीं लगेगा तब तक मैं उसका ट्रेस फाइंड कर ही नहीं पाऊंगा। ए ट्रांसपोज ए का आइडिया तब तक नहीं लगेगा जब तक मेरे पास मैट्रिक्स ए नहीं होगा। तो पहला स्टेप हमेशा क्या करना पड़ेगा ना, ए मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, यहां से स्टार्ट करेंगे हमेशा। यस। अब चेक करो, अब ए ट्रांसपोज इनटू ए चाहिए, ये फाइंड कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। सो व्हाट इज ए ट्रांसपोज इनटू ए? ध्यान से करना। ए ट्रांसपोज का मतलब पता है हमें, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, और ए तो है ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। अब यहां से भी ना मैं अपना टाइम सेव करूंगा थोड़ा। कुछ लोग बैठ के पूरे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिखूंगा। तो बता दो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो सर ये तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये आ गया। सेकंड वाला नहीं चाहिए, थर्ड वाला नहीं चाहिए, ये वाला बताओ सेकंड वाला डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, एंड फाइनली थर्ड डायगोनल एलिमेंट वुड बी, हाँ जी पैटर्न में चल रहा है सब कुछ, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। और जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, मुझे दिमाग में थोड़ा याद भी हो गया कि सर कल को दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर मैं पूरा ना भी सॉल्व करूं, मुझे याद ही हो गया है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो यही होते हैं। और मेरे से अगर ट्रेस पूछी गई है, सम पूछा गया, तो सम तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड करके आ जाएगा। सो ट्रेस, इसको ट्रेस ही बोल देते हैं। सो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या आ चुका है? सबका सम, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। दिस इज द ट्रेस। और ये किसके बराबर करनी है? मुझे 6 के बराबर करनी है। अब ये फिर से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही होगी देखने में। तो क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे गए। तो मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे ना, कि सर जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उतनी ही वैल्यूज आएंगी इन सारे वेरिएबल्स की, और जितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उतने ही मैट्रिसेस बनेंगे। सो द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस। और कंडीशन क्या है? जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी। तो बता दो कैसे फाइंड करें?
अब देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल नो है। कोई बात नहीं, कंडीशन है तो सही है, -1 0 1 ये वैल्यूज होनी चाहिए। बता दो, सोच के दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या क्या वैल्यूज पुट करी जा सकती है ताकि सबके स्क्वायर्स को ऐड करके 6 बन जाए। तो पता चल रहा होगा क्या कि सर 6 नंबर्स, जो 9 नंबर्स है ना स्क्वायर्स वाले, उसमें से 6 नंबर्स ऐसे होंगे, 6 स्क्वायर्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू क्या बन रही होगी, या फिर स्क्वायर्स को छोड़ दो, नंबर्स की बात ही करते हैं कि सर 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या -1, और बाकी जो 3 नंबर्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। यही तो होना चाहिए, तभी तो सबके स्क्वायर को ऐड करके 6 बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ऐसे करना पड़ेगा। बट ये कितने तरीकों से करवाया जा सकता है, टेल मी, कैसे सोल्व करें इसको? परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा बेसिक सा। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं कि सर 6 नंबर चाहिए ना जिनकी वैल्यू +1 या -1 करनी है, तो 9 में से 6 नंबर्स की सिलेक्शन कर लेते हैं, 9C6। देखते जाना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोच रहे हैं। 6 नंबर्स चाहिए थे, मैंने 6 नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब इन 6 नंबर्स का क्या करना है, इनकी वैल्यू या तो 1 रखनी है या -1 रखनी है। तो दैट मीन्स हर नंबर के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, उसको या तो 1 वैल्यू देंगे या -1 देंगे। सो फर्स्ट नंबर के लिए भी 2 चॉइसेस, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2, सबको 2 देंगे तो 2⁶ हो जाएगा। तो ये वाले 6 नंबर्स तो हमारे डन है, सॉर्टेड है ये तो। बाकी जो 3 नंबर्स बचे, उन 3 की वैल्यू कितनी करनी है, 0 करनी है। तो ये तो सर एक ही तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 नंबर बच गए उनको मैं 0 0 0 दे दूंगा, एक ही तरीका उसको करने का। सो फाइनल आंसर कितना आ गया, इतना ही आ गया, मेरा काम हो गया, बस क्वेश्चन इज डन। ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना जो भी बनेगी, चेक कर लेना। यस, तो इजी क्वेश्चन था। यहां पे आके अगेन अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मुझे प्रॉब्लम आती है तो यहां पे आके मैं डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका ज्यादा अच्छा नहीं भी है, कम से कम इस टाइप के बेसिक कंसेप्ट तो मुझे आने चाहिए, नहीं तो किसी दूसरे चैप्टर में भी अगर पीएनसी की एप्लीकेशन आ गई मैं वहां पे स्टक हो जाऊंगा। ओके डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन है, पढ़ के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी। लेट एस इज इक्वल टू दिस, एक सेट दे दिया, किस टाइप के एलिमेंट्स है सेट के अंदर, मैट्रिसेस है मेरे पास 2 क्रॉस 2 के, और हर एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स का, ए और बी वाले एलिमेंट्स 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तो। लेट टी एन इज इक्वल टू दिस, एक दूसरा सेट दे दिया, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, ए बिलोंग्स टू एस, मतलब जो मैट्रिसेस इस वाले सेट में लिखे गए थे उसी में से कुछ मैट्रिसेस टीएन में लेने हैं हमें, और कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गई कि ए की ये वाली पावर इक्वल टू आई होना चाहिए। नहीं कुछ ज्यादा आइडिया लग रहा है सर, ये वाला सेट तो क्लियर था, समझ में आ रहा था, इसका कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि टी एन आ गया, एन को नहीं जानते हम कैसा नंबर है। आगे देखते हैं चलो। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, अब ये क्या आ गया, तो देखने में तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, बट कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोचने की ट्राई करते हैं। जो चीज पूछी गई उससे स्टार्ट करें क्या, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए, क्या मतलब है इसका, ये तो इंटरसेक्शन का साइन है सर, और n की वैल्यूज 1 से लेके 100 तक जा रही है, तो अगर मैं n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दूं क्या बनेगा, ये t1 इंटरसेक्शन t2 इंटरसेक्शन t3 से लेके इंटरसेक्शन t100। थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी कि ऐसे 100 सेट्स हैं, उन सब का इंटरसेक्शन लेना है, उन सब के नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, वो पूछा गया कितने होंगे उसमें। ठीक है, अब ये वाले जो सेट हैं t1 t2 t3 कौन सी हैं, ये तो ये वाले हैं सर जो tn दे रखा था, तो एक बार मैं n को 1 पुट करूंगा तो t1 आ जाएगा, n को 2 पुट करेंगे t2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसकी भी अभी क्लैरिटी आ गई कि n की वैल्यू तो वेरिएबल है, चेंज करता जाऊंगा मैं टू गेट दीज डिफरेंट सेट्स। ठीक बात है, तो बस हो जाना चाहिए फिर तो, अब तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, तो करें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लेट मी फाइंड t1 फर्स्ट, t1 वाले सेट के बारे में देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या बनेगा, देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा ये a की पावर 1 इंटू 2 a स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है सर, समझ में आ गया कि t1 वाले सेट में वो सारी मैट्रिसेस आएंगे जिसके लिए a स्क्वायर की वैल्यू i के बराबर है, और a कहां से आया था, a तो इस वाले मैट्रिक्स से आया था, तो मतलब a वाला मैट्रिक्स कैसा होगा ना, इस टाइप का होगा। सो a स्क्वायर विल बिकम लाइक दिस, यहां से a स्क्वायर कैलकुलेट कर लूंगा मैं, इसको इक्वल टू आइडेंटिटी पुट कर देंगे। लग रहा है आइडिया, तो क्वेश्चन तो मेरा इतना ही है कि सर ए मैट्रिक्स ये वाला,
इसका स्क्वायर करके इक्वल टू आइडेंटिटी करने, वहां से ए और बी में जो इक्वेशंस आएंगी वहां से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, करते हैं ट्राई। ए स्क्वायर को सॉल्व करो, कितना आएगा ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो माइनस ए प्लस ए बी आएगा शायद। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। किसके बराबर कर दें? आइडेंटिटी के बराबर कर देते हैं। सो देखो क्या क्या इक्वेशंस आई हैं। 1 = 1 तो है ही है, 0 = 0 तो है ही है, तो एक तो ये आ गया, ए बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और देखो ये भी ध्यान देना, ए और बी कैसे नंबर्स हैं? 1 से लेके 100 के बीच में नेचुरल नंबर्स हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब तो डायरेक्टली क्या हो गया? बी इज इक्वल टू 1 हो गया, -1 तो हो नहीं सकता। और अगर बी इज इक्वल टू 1 में यहां पे रखूंगा तो ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई कर जाएगा सर। a इक्वल टू ए, 0 = 0 आ गया। तो क्या आइडिया लग रहा है कि a पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, a कैन बी एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो a के लिए तो मेरे पास सारी पॉसिबल चॉइसेस है। क्या मतलब है इसका? कैसे इंटरप्रेट करा जाए इसको कि b1 आ गया, a की वैल्यू जितनी आ गई, क्या मतलब है इसका? मतलब सर a और b के लिए मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस हो गई है? a के लिए मेरे पास 100 चॉइसेस हैं, b के लिए एक ही चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस a जो बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं? 100 मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं ऐसे। a और b की वैल्यूज को मैं चेंज करता जाऊंगा, 100 मैट्रिसेस आ जाएंगे। तो दैट मींस T1 वाले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? 100 आ गए। ये तो मतलब वो इसका। तो यहां तक तो ठीक है सर, बट अभी तो मैंने सिर्फ T1 सोल्व करा है, हमें तो T2 भी करने, T3 भी करने, T4 भी करने, अप टू T100 करने। तो फिर से समझ में आ रहा है कि सर मैन्युअली सबको तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही होगा कि T2 सोल्व कर लूंगा मैं, T3 सोल्व करूंगा, कोई ना कोई तो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जनरलाइज कर पाएंगे फिर हम। तो एक काम करते हैं, T2 भी सोल्व करते हैं। लेट अस ट्राई। T2 देखो क्या बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट करके देखो इसमें, a की पावर 6 विल बी इक्वल टू i। ये बना T2। अब इसको कैसे सोल्व करें? अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, a की पावर 6 करनी पड़ेगी। स्क्वायर तो हमने कर दिया था आराम से, बट a की पावर 6 कैसे सोल्व करें? तो क्या मैन्युअली a की पावर 6 फाइंड करें क्या? कैसे करोगे? a स्क्वायर तो है ही है, उसको स्क्वायर करेंगे a की पावर 4 आ जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे a की पावर 6 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है सोल्व करने का। क्या लग रहा है, करें क्या पूरा सोल्व? a स्क्वायर a की पावर 4 a की पावर 6 फाइंड करें क्या? बट ऐसे तो सर नहीं बात बनेगी, a की पावर 6 तो और भी ज्यादा लेंथी आ जाएगा। फिर जब मैं T3 फाइंड करने बैठूंगा उसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई स्मार्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा मुझे तो, और स्मार्ट तरीका मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। सोच के देखो, दिमाग लगाओ। मुझे क्या चाहिए ना, मुझे तो सबका इंटरसेक्शन चाहिए, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो ध्यान से सुनना। अब T1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए थे उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि सर उसके लिए ना a स्क्वायर बराबर i था हमेशा। तो मुझे दिमाग लगा के बताओ, सोच के बताओ कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू i हो जाए तो क्या a की पावर 6 इक्वल टू i भी हो जाएगा क्या? यस और नो? ऐसे सारे मैट्रिसेस जिनके लिए a स्क्वायर बराबर i है, तो इसका मतलब उसके लिए a की पावर 6 बराबर i भी तो डेफिनेटली ट्रू होगा। तो इसका मतलब T1 में जितने भी मैट्रिसेस आए थे वो सारे T2 में भी तो प्रेजेंट होंगे। So all the matrices of T1 will be present in T2 as well। और अगर T1 वाले सारे T2 में प्रेजेंट है तो T1 इंटरसेक्शन T2 में कितने आ जाएंगे? 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? अगर आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, ओरली पता चल रहा है। अगर नहीं भी आ रही तो ऐसे भी समझाया जा सकता है कि a की पावर 6 बराबर i कैसे हो सकता है ना, कितने तरीकों से हो सकता है। सोच के देखो कि सर या तो a बराबर i हो जाए, या a स्क्वायर बराबर i हो जाए, या a क्यूब बराबर i हो जाए, या a की पावर 6 बराबर i हो जाए। ये चीज रिलेट कर पा रहे हो क्या? तो a की पावर 6 इक्वल टू i कितने तरीकों से होना पॉसिबल है? या तो a को आइडेंटिटी बना दूं, या a स्क्वायर को आइडेंटिटी बना दूं जो यहां पे करा था, या a क्यूब को आइडेंटिटी बना दें, या कि a की पावर 6 को आइडेंटिटी बना दें। इतने सारे तरीकों से हो सकता है ये। और ये वाला a स्क्वायर इक्वल टू i वाला तरीका हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। कौन सा था ये? T1 वाला सेट था। तो अब तो मैं देख ही पा रहा हूं
कि सर T1 वाले सेट में जितने भी मैट्रिसेस थे ना उन सब के लिए भी ये वाली चीज ट्रू होगी। तो मतलब यहां से जो 100 मैट्रिसेस आए थे वो सारे तो T2 में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितने मर्जी आ जाए डजंट मैटर, दोनों की इंटरसेक्शन में तो कितने आएंगे, 100 ही तो आएंगे। सो T1 इंटरसेक्शन T2 कितना आ गया, 100 आ गया। तो कॉमन सेंस से करा है हमने कि सर जो चीज यहां पे हो रही थी वही उस पे भी वैलिड होगी। अब T3 के लिए भी मुझे थोड़ा आइडिया लग गया। अगर मैं T3 के लिए सोच के देखूंगा, देखो ध्यान से, n की वैल्यू 3 पुट करो, a की पावर 12 हो जाएगा। फिर से समझ में आ गया सर कि जो भी T1 में प्रेजेंट थे जिसके लिए a स्क्वायर बराबर i था वो a की पावर 12 इक्वल टू i को भी तो फॉलो करेंगी। तो T1 वाले सारे मैट्रिसेस इसमें भी तो प्रेजेंट होंगे। बाकी इसके अलावा जो मर्जी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, मैक्सिमम इंटरसेक्शन तो 100 ही हो सकती है ना। तो इसका मतलब T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 में 100 आ गए। तो ऐसे चलता जाएगा। तो फाइनली पता चल गया कि सर सबकी इंटरसेक्शन अगर मैं करूंगा तो सब में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 100 ही आएंगे। तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू ही हमने i कर दी, a की जितनी मर्जी बड़ी पावर्स करते रहो, इवन पावर्स बनेंगी सारी। ये चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या कि a की पावर हमेशा इवन बनेगी यहां से। तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू i है तो a की कोई भी इवन पावर कर लो उसका रिजल्ट भी i आएगा। तो सब में 100 एलिमेंट्स तो ये वाले कम से कम आएंगी, एक्स्ट्रा जो मर्जी आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी 100। तो ये आंसर आ गया मेरा। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी इसमें। डन था ना मजेदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है। अगेन बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करा गया, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इज दिस 2x2 का मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू a माइनस आई, एक दूसरा मैट्रिक्स b दे दिया गया, ठीक है। इफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस, ये तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ओमेगा आ गया, और हाँ जी वही है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 लिखा गया, वही चल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला। ओमेगा को देखते मुझे दो चीजें दिमाग में आती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी बेसिक वाली, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक बात है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इस सेट को देखो ध्यान से, किस टाइप के एलिमेंट्स है, n की वैल्यू 1 से लेके 100। अच्छा फिर से मैट्रिसेस की पावर की बात हो रही है सर, a मैट्रिक्स की पावर n, ओमेगा इंटू बी मैट्रिक्स की पावर n शुड बी इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू। तो मुझे बताना है n की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यस तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो क्लियर ही है मोर और लेस, बस ये बता दो कहां से स्टार्ट करूं मैं। पता है सर a की पावर n को सोल्व करना पड़ेगा, b की पावर n को सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए पहले a स्क्वायर a क्यूब फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में सेम ही काम चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, कैलकुलेशन वाले पार्ट ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और कंफ्यूजन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है बड़े ज्यादा। ये चेक करो a स्क्वायर कितना आएगा, करो कैलकुलेशन। 4 -1 3 -1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 एंड +1 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 +1। ठीक है देखो अब ना पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने फर्स्ट रो चेक करी है सेम ही आ गई है, तो बाकी भी तुम चेक करना, यू विल नोटिस कि भाई सेम ही मैट्रिक्स आएगा ये तो। सो वी आर गेटिंग द रिलेशन दैट a स्क्वायर इक्वल टू a। मजा आ गया सर। ये तो क्या नाम होता है इसका जिसमें a स्क्वायर इक्वल टू a होता है, 23 वाले में भी एक सेशन में एक क्वेश्चन आया था, आइडेम्पोटेंट होता है सर ये तो। और मुझे पता है अगर a स्क्वायर बराबर a है ना तो a क्यूब भी a के बराबर होगा, a की पावर 4 भी a के बराबर होगा, इन जनरल a की पावर n विल बी इक्वल टू a। तो ये तो हमारा डन है। और देखो मेरा फायदा हो गया, a की पावर n इक्वल टू a अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या चीज थी, दिस इज a की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n, b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b था ना। तो a की पावर n बराबर a हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बचा क्या, ओमेगा की पावर n, b की पावर n बराबर b। इसमें रिड्यूस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब b की पावर n को इवेल्युएट करना पड़ेगा। b की पावर n यहां से आएगा। फिर से दो तरीके हो सकते हैं कि सर या तो ना मैं पहले b वाला पूरा मैट्रिक्स फाइंड करूं a माइनस आई करके, फिर उसकी पावर्स को रेज करना स्टार्ट करूं, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सर b इक्वल टू a माइनस आई है, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दूंगा मैं तो। ये वाला पैटर्न भी डिस्कस करा हुआ है हमने।
कि जब भी मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि पहले मैं बी मैट्रिक्स फाइंड करूं या बाइनोमियल से एक्सपेंड करूं, मैं हमेशा बाइनोमियल वाला प्रेफर करता हूं। उससे मेरा क्वेश्चन जनरली जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो करके देखते हैं क्या बनेगा। एन सी जीरो ए की पावर एन, ध्यान से करते जाना, ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे प्लस माइनस माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, -1 की पावर एन इंटू आई, और इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, एन सी एन माइनस वन ए माइनस आई की पावर एन माइनस वन, ऐसा कुछ आ गया समथिंग, या -1 ही लिख लो, आई तो ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए ही बन जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि सर -1 की पावर कुछ आ रही है, देख के कंफ्यूजन हो रही है, बट कोई बात नहीं, चलो वेट करो। अब देख के बताओ इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या। दोबारा लिख रहा हूं मैं, एन सी सेकेंड लास्ट टर्म लिख रहा हूं, एन सी एन माइनस वन ए की पावर वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एंड फाइनल टर्म इज माइनस आई की पावर एन, ये चीज है। तो देख के बताओ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। लग रहा है कुछ आइडिया। तो पता है सर हमें कि a की पावर n तो ना a के बराबर ही है हमेशा, तो ये सारा भी क्या हो गया, a हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a है। तो क्या आइडिया लग रहा है, पहली टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में a तो कॉमन आ जाएगा। ले लें क्या, ले लेते हैं। अंदर कितना आएगा, एन सी जीरो, हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या है, -1 की पावर n माइनस वन, और साथ में NCN माइनस वन भी। तो बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट आ गया। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कि सर जब भी मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करता हूं ना, सबको ऑल्टरनेट साइंस होते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। यस, बट इसमें क्योंकि एक टर्म मिसिंग है हमारी, कौन से वाली, लास्ट वाली, तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होनी थी, -1 की पावर n होनी थी, इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है, बट समझने की ट्राई करो। मेरे पास इतने कोफिशिएंट्स थे पहले से लेके सेकंड लास्ट तक, तो मुझे पता है अगर सारे के सारे होते ना लास्ट तक, फिर उसका रिजल्ट 0 होता, तो मैंने इसको अपनी तरफ से ऐड कर लिया, इसको अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक बात है। अब इस सारे का रिजल्ट कितना आ गया, इस सारे का रिजल्ट अब आ गया 0 के बराबर। सो दिस होल थिंग बिकम 0। तो b की पावर n वाला मैट्रिक्स बिकम्स माइनस टाइम्स -1 की पावर n इंटू a प्लस -1 की पावर n इंटू आई, समथिंग लाइक दिस। यस, क्या करा जाए, b की पावर n तो मुझे चाहिए था सर, बट इस वाली फॉर्म में रखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो एक काम करें क्या, दो केसेस बना लें, -1 की पावर n आ गया तो इवन ऑड पे डिपेंड करेगा, तो ट्राई करके देखते हैं एक बार n इवन वाला केस बना लेते हैं। n अगर इवन है क्या होगा, चेक करो, -1 की पावर n विल बिकम 1 ओनली, तो b की पावर n विल बिकम -a प्लस आई, और अगर n की वैल्यू ओड है उस केस में -1 की पावर n विल बिकम -1, तो b की पावर n विल बिकम e माइनस आई। थोड़ी थोड़ी तो बात बन रही है सर। a माइनस आई तो क्या था, a माइनस आई तो b के बराबर ही था। बन गई बात कि जब n ओड है तो b की पावर n क्या आ गया, b के बराबर ही आ गया, और जब n इवन है ये क्या आ गया, माइनस कॉमन लेंगे, -b के बराबर आ गया। अब मेरा काम सॉर्टेड है। a के लिए क्या था, a की पावर n तो हमेशा a के बराबर आ रहा था, बट b में क्या हुआ, दो केसेस बन गए, अगर ओड है तो b के बराबर आ रहा है, अगर इवन है तो -b के बराबर आ रहा है। अब मेरा काम डन है। तो अब यहां पे भी दो केसेस बना लेते हैं। देखो, तो केस 1, व्हेन n इज इवन, पॉसिबल है क्या, नहीं सर पॉसिबल नहीं है। अगर n इवन हो गया ना तो b की पावर n तो -b हो जाएगा। तो क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती, मैच ही नहीं कर रहा। इस साइड पे नेगेटिव साइन रहेगा हमेशा, कोई डाउट ही नहीं है, इस साइड पे पॉजिटिव साइन है, नॉट पॉसिबल। यहां से n की कोई वैल्यू नहीं आएगी। केस 2 लेके देखते हैं। अगर n की वैल्यू ओड है तो मुझे n की वैल्यूज ही चाहिए थी, याद करो, द फाइनल क्वेश्चन वाज टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और यहां पे n की वैल्यूज पूछी गई थी 1 से लेकर 100 तक, तो यहां से तो एक भी वैल्यू नहीं आई। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, n को अगर ओड रखूंगा क्या बनेगा, ओमेगा की पावर n, b की पावर n क्या था, b के इक्वल था इस केस में,
तो ये चीज पॉसिबल है क्या? हाँ जी सर, ये चीज तो पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी बी वाला मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड पे भी, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें क्या? हाँ जी, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दिए। अब सॉल्व हो जाएगा सर, ओमेगा की कितनी पावर करें ताकि रिजल्ट 1 आए? पता है हमें क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो n कैसा होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम n ओड भी होना चाहिए, तो n ओड है ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। दो कंडीशंस आ गई n पे, पता चल गया। तो सर n की वैल्यूज कैसी होंगी ना, 3 हो जाएगा, 6 नहीं हो पाएगा, ओड चाहिए, फिर 9 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 6 ऐड होता जाएगा, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। कहां तक जाने? मैक्सिमम 100 तक जाने। तो बता सकते हैं कितनी टर्म्स होंगी टोटल, काउंट कर सकते हैं क्या? एपी का क्वेश्चन बन गया। अब तो एपी चल रही है, मैक्सिमम 100 तक जाने, कितनी टर्म्स होंगी इसमें बता सकते हैं? कैसे करेंगे? चाहो तो लास्ट टर्म को 100 मान के स्टार्ट कर लो, तो लास्ट टर्म इज 100, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करो क्या आएगा, 100 माइनस 3 इज 97, 97 अपॉन 6, सो n इज 97 अपॉन 6 प्लस 1, 97 पॉइंट सॉरी 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 17 पॉइंट समथिंग आने का मतलब कि कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 17 टर्म्स हो जाएगी, तो टोटल 17 टर्म्स आर देयर। यस, तो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई डाउट नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड होने का रीजन यही था कि सर -1 की पावर्स वाली चीजें आ गई है ना, उसको देख के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। बट हमेशा जब भी -1 की पावर n वाली सिचुएशन आएगी, इवन ऑड वाले दो केसेस बना के डील करा जाता है, नहीं तो फिर स्टक हो जाएंगे वहीं पे, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। ओके डन। तो मजेदार क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देखना। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं। ए और बी दो मैट्रिसेस है, पिछले केस में भी दो मैट्रिसेस थे, ए और बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n एंड m, दो वेरिएबल आ गए, दोनों की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, ये कंडीशन आ गई है। तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था, एक सिंगल अननोन था n, इसमें दो अननोन्स आ गए m n, उनकी वैल्यूज पूछी गई है। करना वही है, a की पावर के लिए जनरलाइज करना है, b की पावर के लिए जनरलाइज करना है, ट्राई करके देखना एक बार। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। यस, तो पहले भी बताया था आपको कि 2022 वाला तो ईयर ही ऐसा था कि भाई उसमें ना सारे ही मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस, तो इस चैप्टर में भी देखोगे तुम, नोटिस करोगे 23 और 24 के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नजर आ रहे हैं हमें। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, हो जाना चाहिए, पढ़ के देखते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसा सिस्टम है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है सर। कितने केसेस बनते होते हैं नॉन होमोजीनियस में? 3 केसेस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट होते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन होता है। तीनों की कंडीशंस मुझे पता होनी चाहिए। यूनिक में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट में डेल्टा तो 0 होगा ही, बाकी तीनों डेल्टास भी 0 होंगे, और नो सॉल्यूशन में डेल्टा तो 0 होगा ही, और बाकी जो 3 डेल्टाज हैं उनमें कम से कम एक नॉट 0 होगा। ऐसे याद रखना है बस, और तो कुछ ही नहीं है। पढ़ के देखते हैं क्या बोला गया। तो इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, कंडीशन दिख रही है मुझे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन x स्टार y स्टार z स्टार। अच्छा, बेसिकली जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना सॉल्व करके, उसको नाम दे दिया कि भाई x की जो वैल्यू आएगी वो x स्टार है, y की वैल्यू y स्टार, z की वैल्यू z स्टार। ठीक है, इफ अल्फा x स्टार y स्टार अल्फा एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर का कंसेप्ट भी आ गया, देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा पूछा गया। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन करा गया, बट इजी क्वेश्चन है क्योंकि दोनों कंसेप्ट आते हैं। मुझे यूनिक सॉल्यूशन भी फाइंड करना आता है, कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन भी आती है, हो जाना चाहिए। बता दो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कंडीशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है कि भाई अल्फा की कैसी वैल्यूज होंगी ताकि यूनिक सॉल्यूशन आए, बट इसमें कंडीशन नहीं पूछी, इसमें सॉल्यूशन पूछा गया कि भाई सॉल्यूशन जो आएगा वो कौन सा होगा, उसी को एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार बोल रहे हैं। तो दैट मींस हियर वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड करना है ये बैठ के। तो बता दो कैसे फाइंड करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, पता है हमें, याद रखा करो कि सर ये जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी ना, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाली, ये तो कंडीशन है, बट अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना पड़े उसका तरीका क्या होता है? देखो एक तरीका तो यही है कि x की वैल्यू जो होती है x स्टार बोल लो,
वो क्या होती है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा वाई स्टार डेल्टा 2 बाई डेल्टा। पता है क्या? हो सकता है ना भी पता हो, क्योंकि बड़ा रेयरली यूज होता है ये क्वेश्चंस में, बट जैसे इस बार पूछ लिया गया, फ्यूचर में पूछा जा सकता है, याद रखना। तो ये जो तुम 4 डेल्टास फाइंड करते हो ना, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इनमें आपस में ये रिलेशन होता है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा इज एक्स, डेल्टा 2 बाई डेल्टा इज वाई, डेल्टा 3 बाई डेल्टा इज जेड। तो एक तो ये तरीका हो गया यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने का, बट इसमें मुझे पता है कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी सर, चारों डेल्टाज ना मुझे फाइंड करने पड़ेंगे बैठ के, तब जाके उनको डिवाइड करके एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या कि सर तीनों इक्वेशन को सोल्व भी तो करना है बैठ के, एक्स वाई जेड भी तो फाइंड करने हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस है, तो मुझे तो डायरेक्टली भी सोल्व करनी आती है, क्यों डिटर्मिनेंट के चक्कर में पड़े, तो डायरेक्टली सोल्व करो, कर देंगे ना। क्या करना है, वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते। तो देखो कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करें, z को एलिमिनेट कर देते हैं, चलो यस। नहीं तो एक काम करते हैं, z को नहीं y को एलिमिनेट करते हैं। देखो पहली दो इक्वेशन में यहां पे भी y है, यहां पे भी y, तो लेट मी एलिमिनेट y, कर दें क्या? वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आ तो जाएगा ही, एक बार देख लेते हैं कहां से ज्यादा बेटर लग रहा है। या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा सब में, या y को करूंगा, या z को करूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे कर दो। चलो मैं एक काम करता हूं, z को एलिमिनेट करते हैं बैठ के, ठीक बात है, z को कर देते हैं, नहीं z को नहीं, x को करते हैं, सॉरी यस। तो क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है कि सर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2z लिखा जा सकता है, तो थोड़ा अच्छे सिंपल टर्म्स में आ रहा है। तो यहां से ना मैं थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, 1 माइनस 2z, इसको मैं फर्स्ट में भी पुट कर देता हूं, सेकंड में भी। इस तरीके से हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, y z में दो इक्वेशन आएंगे, सोल्व कर लेंगे। करो ध्यान से। तो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आया, तो क्या बना y प्लस एल्फा माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 1, ये बन गया फर्स्ट वाले में पुट करा तो। और सेकंड वाले में अगर पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स था, सो 3 माइनस 6z प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये बना। तो क्या आ गया ये, दिस इज y माइनस 5z इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास y और z में दो इक्वेशंस है, इनको सोल्व करना है, कर सकते हैं। क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कैंसिल आउट हो गया, z का कोफिशिएंट कितना आ गया, अल्फा माइनस 2 प्लस 5, अल्फा प्लस 3 आ गया शायद, इक्वल टू 0। तो बन गई सर बात, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ गया। अब या तो पहली चीज 0 हो गई, या सेकंड वाली चीज 0 हो गई। अब अगर सेकंड वाली चीज 0 हो गई, ये अगर 0 हो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। क्यों, फिर इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि z तो कुछ भी हो सकता है। अगर यही 0 हो गया, फिर तो z पे डिपेंड ही नहीं करेगा, z की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बट मुझे तो पता है कि यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, मतलब ये तो नॉन जीरो होगा। तो तुम देखना, अगर तुम ये कंडीशन भी लगाओगे ना बैठ के, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाली, तो तुम्हें ये मिलना चाहिए कि भाई अल्फा की वैल्यू -3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास z की वैल्यू 0 आ गई, बस मजा आ गया। फिर तो z की वैल्यू आ गई ऑलरेडी, z आ गया, यहां पे पुट कर देते हैं, y की वैल्यू भी आ गई है 1, y आ गया, z आ गया, यहां पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू भी आ गई। देख रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके। यहां से करके देखना सेम ही आएगा। तो 1 1 0 आ चुके हैं, बस हो गया काम, यहां पे पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए, इनको नाम दे रहा हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए पॉइंट कौन सा है, अल्फा एक्स स्टार, तो अल्फा कोमा 1, बी पॉइंट इज वाई स्टार अल्फा, सो 1 कोमा अल्फा, एंड सी पॉइंट इज एक्स स्टार एंड माइनस वाई स्टार 1 कोमा -1। इन तीनों को कोलिनियर करने कैसे करवाएंगे, कई तरीके हो सकते हैं सर। एक तरीका तो क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 कर देंगे, यहां से कर सकते हैं, बट मुझे पता है एरिया का तरीका लगाऊंगा, डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, लेंथी बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं ए बी की इक्वेशन लिखूंगा बैठ के, उसमें सी को सेटिस्फाई करवा देंगे, ये दूसरा तरीका है। ये भी थोड़ा लेंथी बनेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तीसरा तरीका जो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कोलिनियरिटी के लिए, कि सर ए बी का जो स्लोप है और ए सी का जो स्लोप है, तीनों बराबर, दोनों बराबर होंगे, तो स्लोप वाली कंडीशन यूज करेंगे, सबसे कम कैलकुलेशन बनती है। तो लेट मी यूज द थर्ड मेथड की स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
BC कर लो या AC कर लो, एक ही बात है। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए, करो फटाफट से। AB का स्लोप कितना, अल्फा -1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। AC का स्लोप कितना, -2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, आ जाएगी सर, बट इसमें भी कुछ लोग गलती करेंगे, 1 माइनस अल्फा कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट मत करना भाई, अल्फा की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है। अगर 1 हो गया तो भी तो दोनों स्लोप्स बराबर हो जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा, तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। तो कैंसिल आउट कभी मत करना, गलती मत करना, तो यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है। तो एक काम करते हैं, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर दें तो अल्फा -1 का स्क्वायर बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा, ये चीज़ है। ऐसे सोल्व कर लो अगर आपका मन करे तो, कैंसिलेशन नहीं करेंगे। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, प्लस और -1। डन। क्या पूछा गया था, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, मैग्नीट्यूड पूछा गया, मॉडुलस पूछा गया। तो जितनी भी वैल्यूज हैं उनके मैग्नीट्यूड्स लेके उनको ऐड करने, तो अगर मैग्नीट्यूड्स लेके ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का मॉडुलस भी 1 है, -1 का मॉडुलस भी 1 है, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2। डन। अगेन जनरली सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 2022 में इसमें भी इसने मुश्किल क्वेश्चन बना दिया। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन पूछ ली, यूनिक सॉल्यूशन ही पूछ लिए फाइंड करने के, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये वाली चीज हमने करी नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है इसकी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं। The number of theta belonging to 0 to 4 pi for which the system of linear equation, again non homogeneous system है। क्या पूछा गया है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। पता है सर नो सॉल्यूशन क्या होता है, अभी देखा था मैंने, डेल्टा तो 0 होना चाहिए, बट जो बाकी 3 डेल्टाज है उनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। कंडीशन ही तो लगानी है, कर देंगे, करो सारे, जल्दी से कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। और कभी भी ना डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 से नहीं स्टार्ट करना, हमेशा पहला स्टेप डेल्टा इक्वल टू 0 करने, याद रखो। तो पहले डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लो थीटा की कौन सी वैल्यूज आएंगी, फिर उन थीटा के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को चेक करूंगा मैं। तो चेक करो, डेल्टा से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज डेल्टा, डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट, 3 sin 3 थीटा -1 1, 3 cos 2 थीटा +4 +3, 6 7 एंड 7, इसको 0 करवाने। तो पता है कि ओपन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी आनी चाहिए मुझे। करो, ओपन करो, कितना बनेगा, 28 - 21 7 बन गया। कैलकुलेशन ध्यान से करना, 21 cos 2 थीटा -18 +1 इंटू कितना, 21 cos 2 थीटा -24। ऐसा कुछ आ गया क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये तो। फिर चलो देखते हैं। आइडेंटिटीज तो देखो मुझे सारी पता है, sin 3 थीटा cos 2 थीटा सब कुछ पता है, कोई डाउट नहीं है। तो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, क्या बनाइए, 21 sin 3 थीटा बन गया। यहां से देखो 21 cos 2 थीटा 21 cos 2 थीटा, सो 42 cos 2 थीटा बन गया -42। हाँ जी सर, लग रहा है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 21 से सारी क्वेश्चन को डिवाइड करना पॉसिबल है। सो sin 3 थीटा +2 cos 2 थीटा -2 इज इक्वल टू 0। कैसे सिंप्लीफाई करें आगे देख के बताओ मुझे। sin 3 थीटा cos 2 थीटा के साथ कैसे डील करें, आइडेंटिटी लगा देते हैं। सर sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, तो ये सारा sin थीटा में आ जाएगा। और फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता ही होता है हमें, sin थीटा की टर्म्स में ये होता है। तो ये लगा रहा हूँ मैं तो बैठ के, दोनों फॉर्मूलाज लगा देते हैं। तो आइडिया लग रहा है कि सारी इक्वेशन है sin थीटा में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। और मैं एक काम और कर देता हूँ, sin थीटा को टी भी मान ही लेते हैं। चलो देखो क्या बनेगा, sin थीटा को टी मानेंगे तो। सो 3t - t क्यूब +2 - 4t स्क्वायर, ऐसा कुछ आया, और -2 इज इक्वल टू 0। हाँ, और भी आसान हो गया सर, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती थी, बट ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब तो क्यूबिक इक्वेशन भी बड़े इजीली सोल्व हो जाएगी। t³ +4t स्क्वायर -3t इज इक्वल टू, देख रहे हो, तो एक t तो डायरेक्टली कॉमन आ गया, मतलब एक t की वैल्यू तो 0 आ गई ऑलरेडी। इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या, t² +4t -3 के, नहीं इसके फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे। मैं एक बार बस जल्दी से देख रहा हूं कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी।
टी क्यू प्लस 4t² माइनस 3t, टी कॉमन ले लिया हमने, ये चीज बनी है। तो यहां से तो बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज आएंगी ना। अगेन कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, मैंने एक बार वेरीफाई करो सारे लोग। 3 sin 3 थीटा माइनस 1 1, 3 cos 2 थीटा 4 3, 6 7 7। मैं जल्दी से देख रहा हूं एक बार। ट्वेंटी वन से डिवाइड करा था हमने। 3 sin थीटा माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी गलत लिख दी है मैंने। इससे ज्यादा बुरी बात तो क्या होगी। सो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है ना। सो दिस इज 3t माइनस 4t क्यूब, राइट। ठीक है, सो 4t क्यूब प्लस 4t² माइनस 3t इज इक्वल टू 0, t कॉमन आ गया। सो ब्रैकेट में दिस इज 4। अब चेक करो, माइनस 12 बनेगा, हाँ जी अब फैक्टर्स बन जाएंगे। सो माइनस 12 हो गया तो प्लस 2 माइनस 2t प्लस 6t ऐसा कुछ आ गया। देखो एक बार फैक्टर्स बन रहे हैं क्या। 2t इज कॉमन, 2t माइनस 1, हाँ जी एक तो 2t माइनस 1 का फैक्टर बन जाएगा और यहां से माइनस 3, शायद ये आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करना प्लीज एक बार। 2t माइनस 1 प्लस 3 आएगा। सो t की देखो कितनी वैल्यूज आ गई है, या तो 0 आएगा या 1/2 या माइनस 3/2। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। और t क्या था मेरा, साइन थीटा था। अच्छा t तो सो साइन थीटा इक्वल टू 0, 1/2 माइनस 3/2। अब माइनस 3/2 तो होना पॉसिबल नहीं है सर, रेंज के बाहर चला गया, -1 to 1 रेंज होती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो साइन थीटा बराबर 0 आएगा या 1/2 आएगा। क्या लग रहा है आंसर आ गया मेरा। क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 4 पाई। तो क्या यहां से सारे सॉल्यूशन फाइंड कर दे, 0 से 4 पाई वाले आंसर आ जाएगा मेरा। तो नहीं सर, अभी तो ना मैंने सिर्फ डेल्टा बराबर 0 करा है, अभी बाकी डेल्टास तो मैंने चेक ही नहीं करे। तो देखना पड़ेगा मुझे एक बार कि ये जो मैंने थीटा की वैल्यूज यहां से फाइंड करी है, जो साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करी है, उनमें डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 कम से कम एक नॉन जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं थीटा फाइंड करूं, डेल्टा 1 भी चेक कर ही लेते हैं जल्दी से। तो डेल्टा 1 देखो क्या आएगा। डेल्टा 1 का मतलब पता है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करा जाता है। सो 239 सेकेंड माइनस 147। अच्छा ये तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चलो देखते हैं यहां से क्या वैल्यू आ रही है। यस करो, क्या आएगा ये, इक्वल टू 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। सो 2 इंटू 28 माइनस 21 7 प्लस 1 इंटू 21 माइनस 27 प्लस 1 इंटू 21 माइनस 36। नॉन जीरो आ रहा है क्या, हाँ जी नॉन जीरो आ रहा है, मजा आ गया सर। डेल्टा 1 पहले नॉन जीरो आ गया। क्या मतलब है इसका कि सर थीटा को चाहे साइन थीटा को चाहे मैं 0 रखूं चाहे 1/2 रखूं, डेल्टा 1 तो नॉन जीरो आ ही जाएगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा थीटा पे। और अगर डेल्टा 1 नॉन जीरो आ गया तो पक्की बात है नो सोल्यूशन आएगा, जो मर्जी रख लें थीटा को। तो मतलब ये सारे के सारे जो थीटा की वैल्यूज आएंगे ये हमारे वैलिड सॉल्यूशंस आएंगे। तो बस अब तो फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 कहां कहां पे होगा, 0 से 4 पाई के बीच में सर 0 पे होगा, 0 तो लेना ही नहीं है, पाई पे होगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये तीन वैल्यूज आ गई। और साइन थीटा बराबर 1/2 कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या पूछा कि नंबर ऑफ वैल्यूज पूछेगी, बस फिर तो आ ही गया, सोच के देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से 4 पाई लेने, तो सर फर्स्ट रेवोल्यूशन में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, सेकंड रेवोल्यूशन में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगी। यस तो 3 वैल्यूज यहां से आ गई, 4 वैल्यूज यहां से आ जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। दोबारा लिख दूं क्या इसको मैं, चलो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कि अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा की कितनी वैल्यूज आई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 वैल्यूज आई। और अगर साइन थीटा 1/2 है तो डेफिनेटली 4 वैल्यूज आएंगी। सो टोटल कुल मिला के कितनी वैल्यूज हो गई, 7 वैल्यूज हो गई है। ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। डन। तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से इन जनरल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से 2022 में वहां से भी मुश्किल क्वेश्चन बना के पूछ लिए गए हैं। यही खासियत थी 2022 वाले पेपर की। बट उसके बाद 23 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 24 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, ये वाला साल ही थोड़ा सा मुश्किल था, बट हमारी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, दैट इज द गुड पार्ट। यस तो कंसेप्ट हमारे सारे कवर हो गए हैं।
तीनों सेशन अगर तुमने देखे होंगे 22, 23, 24, तीनों में से एक बार रिवीजन अगर कर लोगे, सारे पैटर्न्स मेरे थ्रू आउट कवर हो जाएंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? ठीक बात है, ओके। इसके अलावा पता है आपको, अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। वहां पे हर चैप्टर से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज। यस, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, बाय बाय।